नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। खबर दिन भर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। कर्नाटक में अगले महीने होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी ने एक बार फिर से कमल खिलाने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत पीएम मोदी की रैली के साथ हो गई है। पीएम मोदी कर्नाटक चुनाव में 6 दिनों में 25 रैलियां करेंगे, जिसका शेड्यूल जारी किया गया है। आपको बता दें कि सूत्रों की माने तो चुनाव प्रचार में पीएम मोदी के बाद सबसे ज्यादा डिमांड यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये रैली है कर्नाटका में, और ऐसी उम्मीद जताई जा रही कि 25 रैलियां प्रधानमंत्री अगले 6 दिनों में कर सकते हैं। भारतीय रेलवे लगातार वंदे भारत के नेटवर्क को बढ़ाने का कार्य कर रहा है, और इस कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने केरल को वंदे भारत का तोहफा दिया है। देश में 16वीं वंदे भारत पटरियों पर दौड़ने को तैयार है। ये वंदे भारत तिरुवनंतपुरम के कासरगोड के बीच दौड़ेगी। इस दौरान पीएम मोदी ने वंदे भारत में स्कूल के बच्चों से भी मुलाकात की, जहां एक बच्चे ने पीएम को पेंटिंग गिफ्ट की। उधर कर्नाटक में चुनावी तापमान उफान पर है। इसके साथ ही पार्टियों के बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी रैलियां करके उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। इसी क्रम में आज मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तर कर्नाटक क्षेत्र के तेरदाल में एक जनसभा को संबोधित उन्होंने किया। इस जनसभा में उन्होंने कांग्रेस को अपने निशाने पर रखा। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर बीजेपी की डबल इंजन सरकार प्रदेश की सत्ता में फिर से आती है तो राज्य सुरक्षित हाथों में विकास और उन्नति की राह पर आगे बढ़ेगा। आइए सुनाते हैं आपको गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा। धर्म के आधार पर मुस्लिम रिजर्वेशन था, 4% रिजर्वेशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वोट बैंक की लालच में पड़े बगैर ये मुस्लिम रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया है। हम मानते हैं कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, और मुस्लिम रिजर्वेशन समाप्त करने के बाद एसटी, एससी, वोकलिगा और लिंगायत सबके रिजर्वेशन में बढ़ोतरी करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। एससी भाइयों के रिजर्वेशन में भी हमने आंतरिक आरक्षण, इंटरनल रिजर्वेशन करा है। एससी लैब के लिए 6% करा है, एससी राइट के लिए 5.5% करा है, और बाकी सारों के लिए भी 5.5% कर हमने सामाजिक न्याय को ठीक करने का प्रयास किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, ये रिवर्स गियर सरकार, हमने आरक्षण बढ़ाया है आपका, ये कह रहे हैं हम आरक्षण कम कर देंगे। हमने पीएफआई पर बैन लगाया। पूरे कर्नाटक के अंदर हिंसा का तांडव करते थे पॉपुलर फ्रंट वाले। भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने इस पर बैन लगा दिया। मुझे बताओ भाई, बीजापुर वालों, बैन लगाया अच्छा किया या बुरा किया? जोर से बोलो, अच्छा किया या बुरा किया? एक सिद्धरामैया मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सारे पीएफआई वालों को छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुन चुन कर फिर से जेल में डालने का काम किया है। अभी रिवर्स गियर की सरकार कहती है कि हम आएंगे तो पीएफआई पर से बैन हटा लेंगे। भाई हटाना चाहिए बैन, हटाना चाहिए। तो पीएफआई जो है ये पूरे कर्नाटक के लिए खतरे की घंटी है, खतरे की घंटी है। परंतु कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की राजनीति के लिए पीएफआई के लोगों को प्रोत्साहन दे रही थी। मैं कर्नाटक वालों को कहने आया हूं कि आप चिंता मत करिए, पीएफआई का बैन नहीं हटने वाला है। मोदी जी के शासन में कर्नाटक की सुरक्षा जब की तस्त रहने वाली।
राहुल गांधी ने मोदी सरनेम मामले में गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्होंने मंगलवार को हाईकोर्ट में निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी। राहुल की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होने की संभावना है। बता दें कि सूरत सेशन कोर्ट ने 20 अप्रैल को राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके बाद उन्होंने लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित किया गया था। सेशन कोर्ट से निराशा हाथ लगी है। गुजरात हाईकोर्ट पहुंचे हैं अब राहुल गांधी। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पहलवानों की उस याचिका पर नोटिस जारी किया, यानी कि WFI भारतीय कुश्ती संघ के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई थी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों की याचिका में यौन शोषण के गंभीर आरोप हैं। शुक्रवार तक जवाब देने के लिए नोटिस जारी करें। पहलवानों का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और नरेंद्र हुड्डा ने खंडपीठ के समक्ष याचिका लगाई थी। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और अन्य नेता दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। 20 अप्रैल को शाम को कंप्लेंट दी थी। जो सारे ये ओलंपियन मेडलिस्ट हैं, एशियन चैंपियनशिप में जिनके गोल्ड मेडल्स आए हैं, कॉमनवेल्थ में जिसके गोल्ड मेडल आए हैं, वो सारी लड़कियां सामने आई हैं ये कहते हुए कि हमारे जो ये अक्यूज्ड है इसने हमें सेक्सुअली हेरेस किया है, मॉलेस्ट किया है, एक्सप्लॉइट किया है। इतने सीरियस एलिगेशंस के बावजूद भी दिल्ली पुलिस इस केस में FIR दर्ज नहीं कर रही थी। इसलिए ये सब रेसलर्स को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा और आज कोर्ट ने आज कंप्लेंट्स पढ़ी सील्ड कवर खोल के, और पढ़ के उनको लगा कि मामला सीरियस है, इसलिए उन्होंने दिल्ली सरकार को, दिल्ली पुलिस को नोटिस किया है और इस फ्राइडे को तक उनका जवाब मांगा है। क्योंकि जब हम मेडल जीते तो किसी पार्टी का झंडा नहीं लहराते, हम तिरंगा लहराते हैं। तो कोई भी आए जब मेडल जीते तो सब बधाई देने के लिए आते हैं, ना कि एक पार्टी कोई, और नहीं हम किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो हम देश से जुड़े हुए हैं, सभी देशवासियों का वेलकम है, सभी आइए। क्योंकि अगर आज हम अपनी बहन बेटियों के लिए नहीं लड़े तो कभी हम किसी के खिलाफ नहीं लड़ सकते। हमारे साथ में एक धोखा हुआ है, एक राजनीति हुई है, और हम नहीं चाहते कि हमारी जो आने वाली जो लड़कियां हैं जिन्होंने ब्रजभूषण शरण के खिलाफ में आवाज उठाई है, जो उसने शोषण किया हमारी लड़कियों का, तो वो लड़कियों को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर आज उनको इंसाफ नहीं मिला तो कोई भी लड़की जो रेसलिंग में इतना नाम कमाया है, जो लड़कियां इतना बढ़ चढ़ के आज हिस्सा ले रही हैं, वो रेसलिंग जैसे गेम को छोड़ के किसी दूसरे गेम में जाएंगी, या बिल्कुल उनके जो फैमिली के लोग हैं वो उनको कहीं बिल्कुल घर पे ना रख ले, तो उनके भविष्य का भी सवाल है और हमारे आत्मसम्मान की भी लड़ाई है। प्लीज़ हमारे इस भविष्य की लड़ाई में और हमारे आत्मसम्मान के और हमारी कुश्ती की भलाई के लिए प्लीज़ हमारा साथ दीजिए। यही है कि जो इन्होंने बात कही है बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए, बड़ी गंभीरता से इनको लेना चाहिए। ये खिलाड़ी जो हमारी देश की शान है, आज क्यों इनको स्टेडियम में होना चाहिए चरित्र में अपने देश के लिए तैयारी करनी चाहिए। आज जंतर मंतर पे क्यों बैठे हैं, ये बड़ा गंभीर सवाल है। क्यों ये यहाँ बैठे हुए मजबूर हुए, इनको न्याय मिलना चाहिए, इनके लिए हमारा समर्थन है। बहुत शर्मनाक बात है, और मैं यहाँ से जाते ही उनसे मिलने जाऊंगा बच्चियों से। कितनी मेहनत करके, कितनी बुरी स्थितियों में वो देश के लिए गोल्ड मेडल लाती हैं, और उनका, और कोई भी महिला जब ये कहे कि मेरे आबरू पे हमला किया गया तो बहुत मजबूरी में कहती है, और आप उसकी FIR भी नहीं कर रहे हो। हमारे उत्तर भारत की सभी खापों के प्रधान प्रतिनिधि, सामाजिक संगठन और किसान संगठनों से अपील करता हूं कि सब लोग भारी तादाद में जंतर मंतर पर पहुंचे और इन खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करें, क्योंकि जिस तरीके से इस तानाशाह सरकार ने पिछले 3 महीने से हमारे खिलाड़ियों को, हमारे किसान परिवारों से जन्मे इन बच्चों को परेशान और प्रताड़ित किया है, ये कहीं न कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज हम सब का दायित्व बनता है कि हमारे बच्चे मुसीबत की इस घड़ी में हम सब आकर इनका साथ दें। मेरी आप सबसे गुजारिश है, क्योंकि आप देखिए एक तरफ सत्ता में बैठे हुए सत्ताहीन सरकार के सांसद हैं, उनके खिलाफ लड़ने के लिए इन साथियों को आप सबकी जरूरत है। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यूपी पुलिस ने झांसी में गैंगस्टर अतीक अहमद के बेटे असद और उसके सहयोगी गुलाम का एनकाउंटर सीन को रिक्रिएट कराया।
बता दें कि असद अहमद उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। इसी महीने की 13 तारीख को असद अहमद और गुलाम को यूपीएसटीएफ ने झांसी में एक मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया था। झांसी के जिला मजिस्ट्रेट ने इस घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। इस मुठभेड़ को लेकर सवाल उठाए गए थे। विपक्ष ने एसटीएफ से लेकर योगी सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए थे। असद और गुलाम को पुलिस राजू पाल हत्याकांड की गवाह उमेश पाल की हत्या के मामले में तलाश कर रही थी। इन दोनों पर 5-5 लाख रुपए का नाम घोषित था। वहीं इस मामले में पुलिस गुड्डू बमबाज और अतीक की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन की भी तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश में निकाय किरण में इन दिनों मुस्लिम हितैषी बनने की होड़ मची हुई है। हर दल खुद को मुस्लिम हितैषी बताना चाह रहा है। ऐसे में मायावती की पार्टी बीएसपी ने 17 में से 11 मेयर उम्मीदवारों के लिए मुसलमानों को मौका दिया। बीएसपी की इस रणनीति में साफ जाहिर होता है कि इस बार बसपा की रणनीति सपा के वोट बैंक में सेंध लगाने की है। ऐसे में सवाल यह कि क्या वाकई में मायावती अपनी इस रणनीति में कामयाब हो पाएंगी। साथ ही सवाल यह भी आखिर मुसलमानों का इस्तेमाल राजनीतिक दल वोट बैंक के लिए करते रहे। मुसलमान का असली हितैषी आखिरकार कौन है, रिपोर्ट आप देखिए। तो क्या यूपी में निकाय का अखाड़ा मुस्लिम वोट बैंक की दम पर लड़ा जाएगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि निकाय की लड़ाई अब मुस्लिम वोट बैंक पर आ गई है और हर दल मुसलमानों को रिझाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। तभी तो मायावती की पार्टी बसपा ने 17 में से 11 मुस्लिम मेयर प्रत्याशी बनाए हैं। मकसद सिर्फ यही कि सपा की वोट बैंक के उस फैक्टर में सेंधमारी जो कभी सपा की जीत की गारंटी हुआ करते थे, यानी एमवाई फैक्टर, मतलब मुस्लिम प्लस यादव। मायावती ने कैसे अखिलेश के अरमानों पर पानी फेरने के लिए ये दाव चला, अब वो भी जरा आपको समझाते हैं। दरअसल सपा ने अपने सभी 17 मेयर पद के उम्मीदवारों को ऐलान कर दिया। अखिलेश यादव ने 4 मुस्लिमों को मेयर का टिकट दिया है, जिसमें फिरोजाबाद से मशरूर फातिमा, सहारनपुर से नूर हसन मलिक, अलीगढ़ से जमीरुल्लाह खान, मुरादाबाद से सैयद रईसुद्दीन को टिकट दिया है। दूसरी ओर पार्टी ने केवल एक यादव को टिकट देकर अपने कोर वोटर्स के साथ दूसरे जातिगत समीकरणों को साधने का प्रयास किया। पार्टी ने सिर्फ गाजियाबाद से यादव को मेयर का टिकट देकर प्रत्याशी बनाया। हालांकि मायावती ने भी अखिलेश यादव के समीकरण को बिगाड़ने का पूरा प्रयास किया। अब वो भी आपको समझाते हैं। बीएसपी ने 17 में से 11 टिकट मुस्लिमों को दिए। पहले चरण के 10 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया। पहले चरण में बीएसपी ने 6 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे। वहीं दूसरे चरण में 5 मुस्लिम प्रत्याशियों का ऐलान किया। बीएसपी ने 17 में से 11 मुस्लिम रण में उतारे हैं। सपा के सामने मुस्लिम उम्मीदवार बनाकर चुनौती दी है। तो क्या वाकई में मुस्लिम वोटों की चोट का फायदा बीजेपी को मिलने जा रहा है? यानी ये बीएसपी की सपा के कोर वोटर्स में सेंध लगाने की पूरी कोशिश का फायदा बीजेपी को मिल सकता है। खैर, चुनाव की बिसात पर किसके मोहरे कहां फिट होते हैं ये तो मालूम नहीं, मगर इतना जरूर है कि मायावती की इस चाल से अखिलेश जरूर चित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। अब बात झारखंड की कर लेते हैं, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला से अश्लील बातें करते हुए अश्लील हरकत करते नजर आ रहे हैं बन्ना गुप्ता। रिपोर्ट आप देखिए। झारखंड की सियासत में अश्लील वीडियो की चर्चाएं इस वक्त सियासी फिजाओं में तैर रही हैं। दावा है कि वीडियो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का है। अब इस वीडियो के बाद ही झारखंड की सियासत में नया भूचाल आ गया है। इस वीडियो में कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं, क्या वाकई में इस वीडियो के जरिए मंत्री को बदनाम करने की साजिश हो रही है या फिर नहीं, ये तो जांच का विषय है। मगर दावा ये कि 21 सेकंड के वीडियो में बन्ना गुप्ता एक महिला से बातचीत करते दिख रहे हैं। दावा ये भी है कि इस छोटे से वीडियो क्लिप में स्वास्थ्य मंत्री किसी महिला से अश्लील बातें कर रहे हैं। एक बार फिर आपको बता दें, इस वीडियो की पुष्टि इंडिया वॉइस हरगिज नहीं करता है। अब प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री पर जब इतने गंभीर आरोप लगे हैं तो भला बीजेपी कहां साथ बैठने वाली थी? बीजेपी को नो बॉल पर 6 मारने का मौका जो मिल गया था,
लिहाजा बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने सियासी आरोपियों की बल्लेबाजी करते हुए कांग्रेस के नेताओं के चरित्र पर ही सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी सांसद ने रविवार रात वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा है कि यह कांग्रेस का चरित्र, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी का ये तथाकथित माजरा है। महिलाओं के इज्जत से खेलना, कांग्रेस कार्यकर्ता सुशील शर्मा का अपने पत्नी को तंदूर में जलाना, काश गांधी परिवार समझ पाता। यदि ये सही है तो कांग्रेस के लिए डूब मरने वाली बात है। दूसरी तरफ इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपना पक्ष रखा है और इसे विरोधियों की साजिश करार दिया है और मामले में कार्रवाई के लिए एसएसपी को पत्र लिखा, जिस पर जमशेदपुर साइबर थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई और जांच शुरू कर दी गई। वहीं बन्ना गुप्ता ने वीडियो को फेक और एडिटेड बताते हुए कहा कि उनकी छवि को धूमिल कर षड्यंत्र किया जा रहा है। वीडियो के वायरल होने के बाद बन्ना गुप्ता ने एक बयान देते हुए कहा कि सोशल मीडिया मेरी छवि और धूमिल करने को और राजनीतिक विद्वेष भावना के साथ कुछ प्रमुख राजनीतिक विरोधियों ने एक सोची समझी साजिश के तहत एक फेक और एक एडिट वीडियो को जानबूझकर वायरल किया है। वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि फोटोशॉप या अन्य किसी एडिटिंग ऐप के जरिए से ये कुकृत्य किया गया, जिसके विरुद्ध मैंने एफआईआर करवा दिया है। जल्दी इस मामले में पुलिस जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिन लोगों ने इस फर्जी और एडिटेड वीडियो के जरिए से मुझे फंसाने का काम किया है, उन सभी के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करूंगा। सत्यमेव जयते। वहीं अब बन्ना गुप्ता ने वायरल वीडियो मामले को कांग्रेस ने गंभीरता से लिया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक मंत्री का वीडियो वायरल होने की सूचना के बाद पार्टी आला कमान पूरे मामले को लेकर काफी गंभीर है। बन्ना गुप्ता पर बड़ी कार्रवाई की गाज गिर सकती है। पार्टी सूत्रों की माने तो आला कमान के निर्देश के बाद कांग्रेस स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से इस्तीफे की भी मांग कर सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। कांग्रेस के पर्यवेक्षक आने के बाद भले उत्तराखंड में कांग्रेसियों के बीच चलने वाली जुबानी जंग अभी थम गई है, लेकिन भीतर घात ना हो ऐसा फिलहाल हो नहीं सकता। हालांकि कांग्रेस के नेता पर्यवेक्षक के दौरे को ऊर्जावान बताते हैं, पार्टी को लाभ पहुंचाने वाला बता रहे हैं, तो भाजपा के नेता कांग्रेसियों की एकजुटता पर फिर से सवाल खड़े कर रहे हैं। रिपोर्ट आप देखिए। उत्तराखंड कांग्रेस में लंबे समय से चली आ रही जुबानी जंग को देखते हुए पार्टी की तरफ से पीएल पूनिया को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया था, जिससे संगठन के भीतर मचे घमासान को शांत किया जा सके। पीएल पूनिया के वापस लौटने पर एक रिपोर्ट जरूर तैयार की गई है, जिसमें पार्टी अध्यक्ष को तो लाइन तय करके बता दी गई है, लेकिन हाईकमान की ओर से अभी कोई अलग से आदेश जारी नहीं हुआ है। दरअसल कांग्रेस के दिग्गज नेता अपनी जुबानी जंग के चलते पार्टी संगठन को असहज करते हुए आए दिन दिखाई देते थे, जिसको देखते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से हाईकमान को ये जानकारियां भी दी जाती थी। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किरण महारा की माने तो पर्यवेक्षक की तरफ से जो दिशा निर्देश दिए गए उस पर अमल करते हुए आगे का काम किया जा रहा है। हालांकि कर्नाटक चुनाव के चलते पार्टी हाईकमान से अभी विस्तृत कोई आदेश निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। तो मेरे से संबंधित निर्देश थे मुझे मिल चुके। मुझे उन्होंने जो जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए कहा था, उस पर हम काम भी कर रहे हैं। और बाकी लीडरशिप को क्या उन्होंने निर्देश दिए मेरी जानकारी में अभी नहीं है, और रिपोर्ट्स वहां गई हैं। हो सकता है कि क्योंकि इस समय कर्नाटका में चुनाव है, सीनियर लीडरशिप हमारी कर्नाटका में व्यस्त भी है, और जो इंस्ट्रक्शंस मेरे को लगता है उन्हें देने होंगे अन्य नेताओं को, उन्होंने दिए होंगे, और मुझे लग रहा सब कुछ ठीक हो रहा है। हाईकमान ने केवल यही कहा था कि हम अनावश्यक चीज़ों से बचें और सारी ताकत को, सारी एनर्जी को हर कांग्रेस का व्यक्ति जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जो कुनीतियाँ हैं, जो सरकार प्रदेश का और राष्ट्र का नुकसान करे, उसके खिलाफ अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल हमको करना चाहिए। वहीं बीजेपी के नेता कांग्रेस में चल रही जुबानी जंग पर चुटकी लेते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस लाख दावा करें कि पर्यवेक्षक आने के बाद हालात सुधरे हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब पार्टी की बैठकों में कुर्सियां और सिर फूटते हुए दिखाई देंगे। कांग्रेस का तो आप सब जानते हैं कि ये बड़े युद्ध से पहले की शांति है, और कांग्रेस में कभी कला थम ही नहीं सकती, क्योंकि का से कांग्रेस और का से कला, ये तो उनके साथ जो जुड़े हुए दोनों जुड़वा बहने हैं। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कांग्रेस की कोई बैठक बिना कुर्सियां तोड़े, बिना सिर फुटबॉल हुए आज तक संपन्न नहीं हुई, और आने वाले समय में भी कांग्रेस का यही हाल रहेगा। कांग्रेस की लड़ाई कांग्रेस से ही है।
कांग्रेस की नेता लाख दावा कर ले कि हालात में सुधार हुआ है, लेकिन ये बात किसी के गले उतरते हुए दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि पर्यवेक्षक के आने के बाद हालातों में क्या सुधार हुआ है और क्या इस पर आलाकमान की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया जाता है। अभय केंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। और इसके साथ खबर दिन भर में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।